नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की जो सबसे प्रमुख खबर है, सीएम सुक्खू शिमला से बाय रोड ही मंडी जिला के सरकाघाट के लिए रवाना हो गए हैं और कल राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस वहां पर होना है। आपको बता दें, कल सीएम वहां पर कई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कर्मचारियों और प्रदेश की जनता को जो है वो सीएम से काफी आस है। क्या बड़े ऐलान सीएम कल कर सकते हैं, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बीपीएल में कौन से लोग अब शामिल होंगे और इसमें भी कुछ बदलाव सीएम ने किया है। एकल नारियां हो गए और इसके अलावा जो जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे, उनके लिए भी कुछ खास प्रावधान किया गया है। आपको बताएंगे मनरेगा से कौन जो है वो बाहर होगा और भी कई खबरें हैं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, सीएम सुक्खू शिमला से बाय रोड मंडी जिला के सरकाघाट के लिए आज रवाना हो गए हैं। खराब मौसम के चलते सीएम का चॉपर शिमला से नहीं उड़ पाया, जिसके बाद सीएम ने बाय रोड ही सरकाघाट जाने का निर्णय लिया। 165 किलोमीटर बाय रोड सफर के बाद सीएम देर शाम तक सरकाघाट पहुंचेंगे और कल राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की वहां पर अध्यक्षता करेंगे। यह कार्यक्रम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सरकाघाट में होगा और ठीक 11 बजे सीएम ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद परेड का निरीक्षण करेंगे सीएम। प्रदेश की जनता और कर्मचारियों को कल मुख्यमंत्री सुक्खू से बड़ी जो है वो आस है। और आपको बता दें, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट ने आज सीएम सुक्खू से 4% डीए देने की मांग की है। वहीं सचिवालय सेवाएं कर्मचारी के जो महासंघ जो बना हुआ है, उसके जो अध्यक्ष संजीव शर्मा, उन्होंने भी सीएम से 4% डीए और पेंडिंग डीए का जो एरियर है उसको देने की मांग की है। क्या कल सीएम जो है वो डीए की घोषणा करेंगे नहीं करेंगे वो तो बड़ी बात है, क्योंकि कर्मचारियों को जो है वो अभी तक जून माह से ही जो है वो जो डीए है वो नहीं मिल पाया है। 3% डीए देने की जो घोषणा है वो सीएम ने पांगी में भी की थी और अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में जो कर्मचारी है वो 3% जून से जो कह सकते हैं 3% की जगह जो है वो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि 4% जो है वो डीए दिया जाए। आपको बता दें, कर्मचारियों का 13% डीए बकाया है। वहीं कर्मचारी एरियर की भी मांग कर रहे हैं। 1/7/2023 से 4% डीए जो है वो ड्यू है। 1/1/2024 से जो है वो 4%, 1/7/2024 से 3% और 1/1/2025 से 2%। और टोटल इसको करेंगे आप तो 13% जो डीए है वो ड्यू है कर्मचारियों का। कल सीएम से 4% डीए देने की जो है वो कर्मचारियों ने आज मांग की है, जिसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो प्रदीप ठाकुर गुट है उन्होंने मांग की है और जो सचिवालय के बड़े नेता है, कर्मचारी नेता संजीव शर्मा, इन्होंने भी मांग की है। इसके अलावा दूसरी खबर इसी में ही है, 58 साल की जगह जो है वो 59 साल रिटायरमेंट एज करने की जो है वो मांग की है। महत्वपूर्ण बात यही है कि 58 की जगह जो है वो 59 साल मांग की है और रिटायरमेंट एज बढ़ाने को लेकर जो है वो कर्मचारियों ने मांग की। और कर्मचारियों को आस है कि कल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कर्मचारियों की जो एज है वो 58 से 59 करेंगे। तो ऐसे में जो कर्मचारियों की एज आपको बता, इसमें जो शिक्षक हैं उनकी 58 से 59 जो है वो की जा सकती है। वहीं कल आम जनता के लिए 100 रुपए किलो हीमभोग चक्की का जो आटा है उसको देने की जो शुरुआत है वो भी सरकार कल करने वाली है। वहीं कल सरकाघाट के लिए भी जो है वो बड़ी सौगातें सीएम देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखें, जो खबर थी, ये पहली खबर है कि सीएम से डीए की मांग 4%, इसके अलावा जो कर्मचारी एज है उसको 59 साल करने की मांग है। और इसके अलावा जो है वो जो कल हिमभोग आटा है, जो कह सकते हैं मक्की का आटा तो पहले आ गया था, अब जो है वो गेहूं का आटा आएगा, उसकी कल शुरुआत होगी। ओपन मार्केट में भी ये बिकेगा, जनता को मिलेगा जी। अब जो है वो सरकार प्राकृतिक जो गेहूं का आटा है वो मार्केट में बेचेगी और डिपो में भी मिलेगा 100 रुपए किलो। और इसमें बिल्कुल भी कह सकते हैं आप, जिसमें कोई स्प्रे ना हुई हो और कोई खादें नहीं है, प्राकृतिक तरीके से जो गाँव की कह सकते हैं आप केचुआ खाद है या फिर प्राकृतिक तरीके से जो बनता है वही गेहूं मिलेगा आप लोगों को। 4 दिन स्कूल कहां पर बंद रहने वाले हैं? लाहौल स्पीति के मयाड़ घाटी में 18 से 21 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का डिसीजन लिया है। डीसी लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने यह डिसीजन लिया है। सड़कें वहां पर बाधित हो गई है बाढ़ के कारण। ऐसे में चिमरेट,
टिंगरेट, करपाट, शकोली, चंगूट, तमलू, करपट और भी कई स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जी टोटल आप देखिए कल से छुट्टी यही है, परसों भी छुट्टी है, उसके बाद छुट्टी रहने वाली संडे की और 4 दिन अगले, तो टोटल 7 दिन जो है वो लगातार छुट्टी रहने वाली है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर तबाही मची है और जो रास्ते हैं वो तबाह हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, इसलिए डीसी लाहौल स्पीति ने ये निर्णय जो है वो लिया है। अब आपको ऐसी खबर बताते हैं जो चिंताजनक खबर है। प्रदेश में लगातार तबाही मच रही है। प्रदेश में पिछले कल से हो रही भारी बारिश से जगह जगह पर भारी नुकसान हुआ है। सबसे अधिक नुकसान बीते 24 घंटे में शिमला जिला में हुआ है। शिमला जिला के कोटखाई के खलटू नाला के पीछे पहाड़ियों में सुबह करीब 3 बजे के आसपास बादल फटने से नाले में मलबा आ गया। इसमें जो हमारे पास सूचना है 6 से अधिक गाड़ियां और आधा पेट्रोल पंप इसमें दब गया, जो सूचना हमारे पास है। और पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए ऊना जिला में जो है वो आज स्कूल बंद थे, कुल्लू के बंजार में स्कूल बंद थे, शिमला के जुब्बल और मंडी के थुनाग, चंबा जिला के चुरहा में आज स्कूल बंद कर दिए गए। और पूरे अगर आप देखें जो ऊना जिला था वहां पर तो पूरे जिला में ही स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऊना में बहुत भयंकर बारिश हुई है बीते 24 घंटे के भीतर। शिमला शहर के अलग अलग नालों में आई जो है भारी बारिश के बाद जो बाढ़ है, जो मलबा है, उसमें 15 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो दब गई। किन्नौर की बात कर लेते हैं। किन्नौर के पुहू में बीती शाम बादल फटने से सतलुज का जो जल स्तर है वो बढ़ गया। इससे शिमला में रामपुर के गानवी में 26 लोगों के टेम्परेरी जो शेड है, दुकानें हैं, स्टोर हैं, बीती शाम को फ्लड में नष्ट हो गए। यहां घरों को खाली कराना पड़ा। गानवी पुलिस चौकी भी खतरे की जद में आ गई है और बाढ़ के कारण गानवी जल विद्युत परियोजना का जो पुल है वो ढह गया, जबकि गानवी में एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। शिमला शहर की बात करें तो यहां पर जो पेयजल सप्लाई करने वाली एक प्रोजेक्ट है, चावा प्रोजेक्ट, वो जलमग्न हो गया है और घरों में जो पानी है वो अब नहीं पहुंच पाएगा शिमला जिला में, क्योंकि अब जो 4 दिन तो पहले ही था, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर जो जहां से पानी आता है, जहां से पानी चढ़ता है शिमला की तरफ को, तो उसी में गाद भर गई है। इसके अलावा शिमला, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिले में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुए हैं अलग अलग स्थानों पर। और किन्नौर जिले में आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक ड्रोन से खाद्य सामग्री भेजी बीते कल। बीती देर शाम किन्नौर जिले में आई बाढ़ की सूचना सेना को मिली और पुलिस अधीक्षक किन्नौर ने सेना को होजो नाले में बाढ़ की सूचना दी, जिसके बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात करीब 7 बजे ऋषि डोगरी घाटी के ऊपरी हिस्से में बादल फटने से होजो नाले में अचानक आई बाढ़ ने जो सतलुज नदी थी वो उफान पर आ गई, पुल को बहा के ले गई। सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत गंगथांग की ओर बन रही सड़क के निर्माण स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि 4 लोग नदी के दूसरी ओर फंस गए थे। बाढ़ की सूचना मिलते ही सेना ने तत्काल आपदा राहत बल को जो है वो मौके पर बुलाया और अंधेरे और पानी के तेज बहाव के बीच सेना ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ में फंसे लोगों को जो है वो ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं चंबा जिला की बात कर लेते हैं। यहां पर टेपा पंचायत में घरों में मूसलाधार बारिश के बाद पानी के साथ मलबा घुस गया। खेतों में जो है वो जो लोगों ने मटर की फसलें लगाई थी लाखों की, वो तबाह हो गई है, काफी नुकसान हुआ है। वहीं भरमौर पठानकोट हाईवे पर दुनेरा सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई और ऊना जिला में भी मूसलाधार जो बारिश है वो हुई है। जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हुआ है। कई स्कूलों में जो है वो पानी घुस गया। जिला मुख्यालय के वार्ड 1 के जो फ्रेंड्स कॉलोनी वहां पर है, वहां पर बरसाती पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया है और बारिश में जल भराव की जो समस्या से वहां पर जनता परेशान है। वहीं चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर और रस्सा बांध हाईवे जो है वो जाम कर दिया लोगों ने। आज मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाने के लिए थोड़ा सा जो है वो बल प्रयोग भी करना पड़ा। गुस्साए थे काफी लोग वहां पर और प्रशासन ने हल्के बल का जो है वो प्रयोग किया, जिसके बाद जो जाम है वो खुलवाया गया। ऊना के हरोली की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के जो हरोली विधानसभा क्षेत्र है वहां पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगनोली के साथ जो खड्ड है वो पूरे उफान पर था। देखिए आज अच्छी बात ये हुई कि वहां पर जो डीसी थे उन्होंने स्कूल पहले ही बंद कर दिया था। बाकी बात करें देर रात की, तो देर रात में रामपुर में लोग सो नहीं पाए, शिमला में लोग सो नहीं पाए। शिमला में तो रात को 2 बजे के बाद भारी बारिश हुई। तो शिमला में और पूरे प्रदेश में कितना नुकसान हुआ बीते 24 घंटे में आपको मैंने बता दिया है। कहीं पर 20 के लगभग जो गाड़ियां हैं वो बही है, ऊपर से मलबा आया है। हालांकि जो जानमाल है उसको नुकसान नहीं हुआ है।
हिमाचल सरकार का एक बड़ा फैसला है जी। सरकारी विभाग में कार्यरत जितने भी कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी, अनुबंध और जो पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी है, उनको अब मनरेगा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में हजारों लोगों को झटका लगा है जी। पंचायतों को निर्देश दे दिए हैं कि जॉब कार्ड जारी करने से पहले आवेदक की जो पात्रता है उसकी पूरी जांच की जाए। जिनके पास वैकल्पिक आजीविका का स्रोत है उन्हें जो है वो नहीं है, केवल उन्हें ही मिले लाभ, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और अनुबंध पर है या फिर जिनको पेंशन मिल रही है, वो लोग अब जो है मनरेगा में जो आपका होता है ना 100 दिन रोजगार मिलेगा, तो वो अब उनको नहीं मिल पाएगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि जो गरीबों का हक है वो गरीबों को ही मिले। इसके अलावा विधानसभा जो सचिवालय है उसमें आज विधानसभा अध्यक्ष ने जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया ने मानसून सत्र को लेकर पत्रकार वार्ता की विधानसभा में शिमला में। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का शुभारंभ 18 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगा। यह सत्र 2 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा के इतिहास का यह अब तक का चौथा बड़ा मानसून सत्र होगा। उन्होंने कहा कि हम 14वीं विधानसभा के 8 सत्रों में कुल 73 बैठकें आयोजित करेंगे, जबकि इस सत्र की 12 बैठकें प्रस्तावित है। मतलब इस सत्र के समापन पर 85 बैठकें पूरी हो जाएगी। 18 अगस्त को सबसे पहले शोकोदगार होगा और 21 व 28 अगस्त को 2 दिन गैर सरकारी जो सदस्य कार्य दिवस है वो होंगे जी। और माननीय जो सदस्य हैं, जितने भी एमएलएज हैं, 18 अगस्त तक सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के लिए अभी तक सदस्यों से प्रश्नों से जो संबंधित कुल टोटल प्रश्न जो आए हैं और जो एमएलएज ने भेजे हैं वो 830 हैं। इसमें तारांकित प्रश्न जो है वो 679 है तथा अतारांकित जो प्रश्न है वो 151 है, जिन्हें नियम अनुसार जो है वो आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो नियम 62 के तहत सवाल पूछे जाते हैं 10 सूचनाएं, नियम 101 के तहत 6, नियम 130 में 12 सूचनाएं भी जो है प्राप्त हुई है। पठानिया ने कहा कि सदस्यों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उसमें मुख्य रूप से प्रदेश में जो जनता ने सवाल पूछे हैं जी, प्राकृतिक आपदा एमएलएज के माध्यम से ये एमएलएज ने सवाल लगाए हैं। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से हुए नुकसान, लोगों के पुनर्वास, सरकार की ओर से आपदा से निपटने के लिए किए गए प्रयास, स्कूलों का विलय, सड़कों व पुलों का निर्माण, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्तियां, युवाओं में बढ़ते नशे का प्रचलन, इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकती है सरकार, कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं उसके भुगतान से रिलेटेड जो सवाल हैं वो एमएलए ने पूछे हैं। पठानिया ने कहा कि विधानसभा का सत्र जो है वो अविलंब चलता रहे, इसके लिए 18 अगस्त को 12 बजे जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई गई है। बैठक में विशेषकर संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और उप जो मुख्य सचेतक हैं वो शामिल होंगे। तो ये जो आपको हमने बता दिया है विधानसभा में किसने क्या सवाल पूछे हैं, और इसमें जो एमएलएज हैं उन्होंने अधिकतर सवाल ये पूछे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मानसून के चलते जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें पुनर्वास और सरकार कैसे कैसे मदद कर रही है वो सवाल लगाए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में वीसी नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार और राजभवन में ठन गई है, टकराव की स्थिति बन गई है। बीते दिनों ही राज्य सरकार ने राजभवन सचिवालय की ओर से कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त करने के लिए जारी विज्ञापन नोटिस को रद्द कर दिया था। राजभवन की ओर से 12 अगस्त तक दोनों विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आज राजभवन की ओर से आवेदन करने की जो तारीख है उसको 18 अगस्त तक बढ़ा दिया है। राजभवन सचिवालय के एक प्रवक्ता ने आज सूचित किया कि चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के कुलपति पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है उसको पूर्व में 12 अगस्त शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था, उसे अब जनहित में बढ़ा करके 18 अगस्त तक कर दिया है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी पूर्व में 22 जुलाई की अधिसूचित निर्धारित जो प्रारूप था उसमें अपना आवेदन आगे कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा जो डेट है वो आगे बढ़ा दी है। यह प्रारूप राजभवन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। ठन गई है जी राजभवन और सरकार में। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा लाहौल स्पीति जिला के केलांग में जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 16 अगस्त को संपन्न होगा। और वहीं सीएम ने उदयपुर उपमंडल में पीएमजीएस के चरण 3 के तहत प्रस्तावित 5 पुलों की जो आधारशिला है वो भी आज सीएम ने शिमला से ही रखी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत शिमला में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कनलोग में खुद पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने सीपीआरआई शिमला में महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित किया और महिला मंडल को वन संवर्धन योजना के तहत सहयोग राशि भी वितरित की थी। अब जो महिला मंडल उनको पैसे मिलेंगे जी, योजना शुरू हो गई है और महिलाएं गांव में ही जो है वो अब पेड़ लगाएगी और सरकार पैसा देगी उनको।
इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन का आधार बदला जा रहा है। सरकार ने डिसीजन ले लिया है और अधिक से अधिक परिवार इसमें शामिल हो, इसलिए फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दे दिए हैं। सरकार को इस श्रेणी में अधिक से अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए लोगों से अनेक सुझाव मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी परिवार ने राज्य व केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत पक्के मकान की सुविधा ली है तो वो परिवार भी बीपीएल श्रेणी में आ सकते हैं अगर वो गरीब हैं। सीएम ने विभाग को दिए निर्देश में कहा कि 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है लेकिन 25 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, इन्हें भी बीपीएल परिवार की श्रेणी में लाया जाएगा। 40% से अधिक दिव्यांग, डायलिसिस करवाने वाले, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट, एचआईवी इत्यादि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त जो लोग हैं और जिनकी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ऐसे व्यक्तियों को भी बीपीएल श्रेणी में रखा जाएगा, वो आवेदन कर सकते हैं। मुखिया के अलावा परिवार के किसी भी सदस्य के गंभीर बीमारी होने पर भी उनकी जो पात्रता है इस श्रेणी में लाने को कहा गया है। तो जो ये डिसीजन लिया गया है, सरकार ने इसलिए डिसीजन लिया है क्योंकि जो है वो आवेदन, अगर इस प्रकार से आवेदन आते तो बहुत कम संख्या होनी थी बीपीएल के लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग मैक्सिमम बाहर हो रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास घर दे, जो केंद्र की योजना है घर बनाने की, जो आवासीय योजना है, अगर उनके पास आवास दे भी दिया है और वो गरीब है, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, घर में ही वो व्यक्ति रहता है, तो उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास 4 गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो तो नहीं आएंगे। लेकिन जो हमने बताया आपको कि ऐसे लोग भी आ सकेंगे जिनके पास पक्का मकान है, वो वही लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां या फिर करोड़ों रुपए कह सकते हैं आप खाते में हैं, ऐसे लोग नहीं आएंगे। इसके अलावा देश में नवगठित नगर निकाय के चुनाव आगे जो है वो टल सकते हैं और प्रदेश में नई नगर पालिका के गठन होने के बाद अब 2 साल के भीतर चुनाव होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां प्रशासक की तैनाती होगी। यह व्यवस्था नवगठित नगर परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों पर लागू होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए जो अध्यादेश है वो ला दिया है, इसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लघवाल ने इसे अध्यादेश को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद जो अधिसूचित है वो कर दिया है। हिमाचल में 73 नगर निकाय के चुनाव होने हैं। यह चुनाव अगले साल के शुरू में प्रस्तावित है और यह अध्यादेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले लाया गया है। इसे मानसून सत्र में पेश कर पारित करने की तैयारी में है सरकार। राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में संशोधन किया है। यह संशोधन अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 में किया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गया है और आपको मालूम है नगर निकाय और नगर परिषद का जो चुनाव है अगले साल प्रस्तावित है जनवरी में। पंचायत के तो होने ही होने हैं, लेकिन थोड़े ही आगे चल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 30 से ज़्यादा नगर निगम और नगर पंचायतों के जो नगर पंचायत और नगर परिषद बने हुए हैं, इनके चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो मतदाता सूची है उसको तैयार करने के ऑर्डर पहले ही दे दिए गए हैं और तैयार की भी जा रही है और कर्मचारियों की जो ड्यूटियां हैं उसको भी लगा दिया गया है, शेड्यूल तय कर दिया गया है। इसी बीच सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के बाद नई बनी नगर परिषदों के चुनाव आगे भी टल सकते हैं, थोड़े से आगे टल सकते हैं जी। एक खबर और महत्वपूर्ण खबर है, हाईकोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी है प्रदेश के प्रभो सक्सेना, उनको दिए सेवा विस्तार का औचित्य जानने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जनहित को देखते हुए प्रभो सक्सेना को सेवा विस्तार देने के राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार किया गया और मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ऐसे क्या कारण थे और कौन सा जनहित था जिसे पूरा करने के लिए प्रभो सक्सेना को जो है वो सेवा विस्तार दिया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अथॉरिटी के बारे में भी जानना चाहा है जिसने सेवा विस्तार प्रदान करने की अनुमति दी है। मामले की सुनवाई 3 सितंबर को निर्धारित की गई है, अगली सुनवाई होनी है। लेकिन अब जो चीफ सेक्रेटरी है उनको क्यों सेवा विस्तार दिया गया है, केंद्र सरकार से भी पूछा है और प्रदेश सरकार से भी पूछा है। इसके अलावा देश में वोटों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस आज शाम 6:30 बजे लगभग कुछ ही मिनटों बाद शिमला के मैदान पर वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कैंडल मार्च करेगी। यह कैंडल मार्च प्रदेश अधिक
प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्कर करेंगे, शिमला के मैदान पर ये करना है, करेंगे जी, और शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। और जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, उसी के तहत पूरे देश में आज आह्वान किया गया था, जिसके तहत शिमला में भी ये जो कैंडल मार्च है वो किया जाएगा। इसके अलावा ऊना जिला में कुटलहड़ के भारतीय सेना में 39 वर्षीय हवलदार अरुण कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आज शहीद का राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव चिताड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। उनके 8 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। अरुण कुमार अरुणाचल प्रदेश के जो डिब्रूगढ़ में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, शहीद हो गए थे, और आज उनका जो है वो जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। इसके अलावा कांगड़ा जिला के बैजनाथ में एक नाबालिग लड़की और उसके पिता से मारपीट का मामला सामने आया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक पहले भी स्कूटी से जाते समय लड़की को परेशान करते थे। घटना पिछले कल की है, जब लड़की अपने पिता के साथ जा रही थी। उसी दौरान जीप में 5-6 युवक आए, रास्ता रोका, उसके बाद पिता के सामने ही मारपीट करने लगे लड़की के साथ। पुलिस ने शुरू में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, मगर सोशल मीडिया में वायरल वीडियो होने के बाद अब जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई है और मामले की जांच जारी है। इसके अलावा प्रदेश के चंबा और शिमला में आज 2 लोगों की पत्थर गिरने से दुखद मौत हुई है। पहला मामला चंबा का है। यहां पर मणिमहेश यात्रा पर निकले डोडा निवासी देवेंद्र सिंह की पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला शिमला जिला के रामपुर का है, जहां रामपुर के खोलटी नाला में एक जो महिला थी, 20 वर्षीय महिला है मीरा, पत्थर गिरा पहाड़ी से, इसकी मौत हो गई। दुखद खबर है जी। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण, मानसून चला हुआ है, बारिश को लेकर के एक बार फिर से अलर्ट आ गया है, भारी बारिश को। और प्रदेश में लगातार कल से ही 20 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। कल कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, ये 4 जिले हैं जहां पर भारी से भारी बारिश होगी। येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम जो अधिक खराब बताया जा रहा है, 18 अगस्त से मौसम भारी से भारी मौसम जो है वो खराब रहेगा। भारी से भारी बारिश होगी 18, 19 और 20 तारीख को। ये 3 ऐसे दिन है जहां पर अधिक बारिश होने के पूर्वानुमान है। लोगों से हमारी अपील है, बीते कल आपने देखा कैसे जो है वो जो रामपुर क्षेत्र है वहां पर जो गानवी है, हालांकि बादल तो जो है वो आनी क्षेत्र से फटा, वहां पर जो शिखंड महादेव है ऊपर से जो है वो तबाही मची, 3 और तबाही मची, कुरपन खड्ड, गानवी खड्ड उफान पर आ गई। जिसके बाद आपने देखा कैसे जो है वो वहां पर जो गानवी बाजार था वो जलमग्न हो गया, जो शहर थे जनता के। हालांकि गनीमत ये रही कि दिन के समय ये हुआ, रात के समय होता तो फिर बात कुछ और भी हो सकती, क्योंकि बाजार था तो स्वाभाविक था, नुकसान होना लाजमी था। तो लोगों से अपील है कि जो सतलुज नदी है वो उफान पर है। और मंडी की बात कर लीजिए, जहां जहां पर नदियां हैं प्रदेश में, वहां पर लोगों से अपील है कि नदी नालों के किनारे बिल्कुल भी सेल्फी लेने न जाएं आप। और जिस प्रकार से आपने देखा कल ऊपर से जो है वो जो किन्नौर जिला थे वहां से भी एक अपडेट आ गया कि सतलुज नदी में जो है जलस्तर बढ़ सकता है। वहां पर एक नाला था वो उफान पर आ गया था। तो लोगों से अपील है कि जो सतलुज नदी है, कोई और नदी है, उनके किनारे में आप बिल्कुल भी ना जाएं। बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। 18, 19, 20 को प्रदेश में बहुत मौसम खराब है। और बाकी जो कल है वो येलो अलर्ट है, कल से भी मौसम खराब है। लेकिन कल 4 जिले ऐसे जहां पर हमने बताया, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम का अपडेट बता दिया हमने आपको। और सीएम कल सरकाघाट में है, डीए की मांग के कर्मचारियों की, और 58 से 59 साल उम्र की जाए रिटायरमेंट एज। स्वाभाविक संभावना है कि जो रिटायरमेंट एज है वो शिक्षकों की बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये सीएम ने जो है वो फैसला लेना है। और सीएम ने जरूर ये कहा था कि विचार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कैबिनेट में करते हैं या फिर कल करते हैं। संभावना है कि कल सीएम जो है वो रिटायरमेंट एज को लेकर कुछ बड़ी जो है वो घोषणा कर सकते हैं। तो बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई खबर और नई अपडेट को लेकर के। धन्यवाद।